हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और हाँ, पढ़ाई भी करते रहिए। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर कॉमर्स के हर एक सब्जेक्ट की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको रेगुलर वीडियोस और उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल कराई जाएगी। आप अगर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए। प्यारे बच्चों, इसी क्रम में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कॉमर्स का सबसे महारथी सब्जेक्ट इनकम टैक्स, आयकर। आयकर के बारे में मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आपने किसी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं सुनी होंगी। मतलब आपकी क्लासरूम और ऑफलाइन पढ़ाई से भी बेहतर आपको इस ऑनलाइन नेटवर्क पर मैं दूंगा। अगर आपको मुझसे कोई बेहतर देता है तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक बच्चों, ये हमारा आत्मविश्वास है कि हम आपके लिए सबसे बेहतर होंगे, और ये आप विश्वास लेकर आइए कि आप ये भागीदारी सुनिश्चित करते हैं कि हम और आप दोनों मिलकर एक साथ अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार बनाएंगे। ठीक, आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984358237 पर व्हाट्सएप करिए। आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक बच्चों, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने इनकम टैक्स के फर्स्ट लेसन में तकरीबन सारी बातें आपको बता दी। जैसे इनकम टैक्स होता क्या है, मतलब आप इनकम टैक्स के बारे में जानें कि इनकम टैक्स का इतिहास क्या है, इनकम टैक्स कब लगाया गया। हमने सबसे पहले बताया कि भारत में इनकम टैक्स लगाया गया 1861 में। सबसे पहले इनकम टैक्स लगाया गया 1861 में, और सबसे पहले किसने लगाया? जेम्स विल्सन ने। फिर उसके बाद हम और आगे इतिहास पे आए कि इनकम टैक्स होता क्या है। फिर इनकम टैक्स की परिभाषा हमने बताई, इनकम टैक्स की विशेषता बताई, और फिर कुछ हम प्रमुख परिभाषाओं पर आए। जैसे हमने आपको कर निर्धारण वर्ष की परिभाषा बताया, गत वर्ष की परिभाषा बताया, आकस्मिक आय, ये सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। प्यारे बच्चों, आज इनकम टैक्स की वो बात आपको जाननी है जो इनकम टैक्स की रीढ़ की हड्डी है। मतलब ये, बिना इसके आप इनकम टैक्स में कुछ नहीं कर सकते। अगर ये ना जाना तो इनकम टैक्स में कुछ भी ना जान पाया। मतलब आज इनकम टैक्स चल फिर रहा है, दौड़ रहा है, तो वो इसी रीढ़ की हड्डी की बदौलत चल फिर रहा है और दौड़ रहा है। ठीक, मतलब क्या हमें जानना है? ग्रास टोटल इनकम, शकल कुल आय, ग्रास टोटल इनकम। ठीक, और दूसरी चीज़ हमें जाननी है टोटल इनकम। ये दो बातें हमें जानना है। प्यारे बच्चों, ग्रास टोटल इनकम किसे कहते हैं और टोटल इनकम किसे कहते हैं? ग्रास टोटल इनकम और टोटल इनकम, इसकी परिभाषा या यूँ कह लीजिए इसके बारे में बताया गया धारा 2 की उपधारा 45 में। मतलब आप कह लीजिए टोटल इनकम की सेक्शन दी गई है, कौन सी? सेक्शन 2 की सब सेक्शन 45 में टोटल इनकम के बारे में बताया गया है। और बच्चों, टोटल इनकम ही वो वर्ड है जो पूरी तरह से अधिनियम में बताया गया है। हम अपने समझने के लिए टोटल इनकम और ग्रास टोटल इनकम दो शब्दों में इसको बांट दिए, इसीलिए आपको इन दोनों की धाराएं अलग अलग जगह पर दिखेंगी। मतलब अधिनियम में बताई गई धारा कौन सी है? टोटल इनकम के लिए धारा 2 की उपधारा 45। ठीक, लेकिन ग्रास टोटल इनकम के लिए आपको सेक्शन मिलेगी 80। ठीक है, 80B की सब सेक्शन 5। आपको दोनों एक साथ इसीलिए नहीं मिलेंगे, कारण क्योंकि अधिनियम में बताया गया शब्द है टोटल इनकम। हम अपनी सुविधा के लिए टोटल इनकम और ग्रास टोटल इनकम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आखिर ये हैं क्या?
पहले हम ये जानते हैं ग्रास टोटल इनकम कहते किसे हैं, कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें आप एक एक करके निकालिए। प्यारे बच्चों, जब हमने आपको डेफिनीशन पढ़ाया, अब यहीं से शुरुआत करते हैं। तो अभी तक तो हम इसकी भूमिका आपको बता रहे थे, ठीक। जब हमने आपको इनकम टैक्स की डेफिनीशन बताया तो इनकम टैक्स की डेफिनीशन में ये कहा था कि आयकर एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है, मतलब आयकर सालाना रूप से लगता है। प्रत्यक्ष कर क्यों कहा जाता है? जिसके ऊपर लगता है उसको ही चुकाना पड़ता है। तो कहा यह गया आयकर एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है जो किसी व्यक्ति द्वारा गत वर्ष में अर्जित या प्राप्त शुद्ध कर योग्य आय पर चालू कर निर्धारण वर्ष में आयकर की निर्धारित दरों से गणना करके केंद्र सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ परिभाषा में आया था शुद्ध कर योग्य आय पर, वही टोटल इनकम कहलाती है। कंफर्म? मतलब इनकम टैक्स जिस आय पर निकलता है उसे ही क्या कहा जाता है? टोटल इनकम कहा जाता है। तो अगर हमने टोटल इनकम ना जाना तो हम इनकम टैक्स निकालेंगे किस पर? ठीक। तो इसीलिए मैंने कहा आज इनकम टैक्स चल रहा है, दौड़ रहा है, तो किस पर? टोटल इनकम पर। तो मतलब हमें क्या क्या पढ़ना होगा? ग्रास टोटल इनकम, टोटल इनकम। प्यारे बच्चों, यहाँ शब्द ग्रॉस क्यों लगा दिया गया? कहीं भी ग्रॉस शब्द लगा हो तो आप ये सीधा जानिएगा कटौती कटने के पहले। और अगर कहीं भी, यहाँ इसे नेट टोटल इनकम कहा जाता है, तो चूंकि नेट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता इसलिए यहाँ पर हम केवल लिख देते हैं टोटल इनकम। तो जहाँ नेट लग जाता है मतलब कटौती कट जाने के बाद। ठीक। आप आइए ग्रास टोटल इनकम कहेंगे किसे? ठीक है, हम एक तरफ से इसकी परिभाषा पे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ग्रॉस टोटल इनकम, आइए हम एक एक करके डेफिनीशन आपको समझाते हैं। पहले नाम पे आओ। इनकम, ये तो सेक्शन है बच्चों, याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं याद हो जाए तो चिंता ना करना। ठीक, आगे आते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम, इनकम किसे कहेंगे ये जस्ट आप हमारे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। टोटल किसे कहा जाता है? तो इनकम के बारे में आपने ये पढ़ा बच्चों कि किसी भी व्यक्ति को आय होगी तो वो निश्चित साधन से होनी चाहिए, और किसी भी व्यक्ति के लिए निश्चित साधन कितने होते हैं? 5। और जब पांचों साधन कौन कौन से? वेतन, मकान, व्यवसाय या पेशा, पूंजी लाभ, अन्य साधन। तो जब इन पांचों साधनों की आय इकट्ठा की जाएगी तभी किसी व्यक्ति के लिए कुल आय आएगी। ध्यान देना, अगर किसी व्यक्ति का कर निर्धारण करना है तो पहले उसके लिए हम पांचों शीर्षकों की आय निकालेंगे। जब पांचों शीर्षकों की आय जहाँ कहीं इनकम लिखा हो, आप ये दिमाग में बिठा लो, अगर इनकम शब्द लिखा है तो उसका सीधा मतलब ये है कि ये पांचों शीर्षक आएंगे। टोटल पांचों को इकट्ठा करेंगे। ठीक है। और ग्रॉस क्यों लिखा है? मतलब अभी यहाँ से कटौती नहीं घटी। तो परिभाषा आप क्या बनाइएगा? प्रत्येक शीर्षक, ध्यान देना आप प्यारे बच्चों, इनकम टैक्स में किसी शब्द की कोई परिभाषा नहीं है। हम परिभाषा आपको बता रहे हैं, आप परिभाषा याद रखिएगा। ठीक। और हम हर एक शब्द की परिभाषा आपको बताएंगे। तो प्रत्येक शीर्षक से होने वाली कर योग्य आय के योग को सकल कुल आय कहते हैं। अविरल, अब मार दूंगा बेटा, अब जाओ अविरल, चलो डो, वीडियो बेकार हो जा रहा है मेरा। देखो, प्रत्येक शीर्षक तुरंत ब्रैकेट में लिखना बच्चों। प्रत्येक शीर्षक, अब शीर्षक हो गए 5। तो वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यवसाय अथवा पेशे से आय, पूंजी लाभ और अन्य साधनों से आय, ब्रैकेट बंद। प्रत्येक शीर्षक, ब्रैकेट में वो 5 शीर्षक आपने बता दिए। चलो हम छोड़ देते हैं, तो परिभाषा पे आते हैं। प्रत्येक शीर्षक से होने वाली कर योग्य आय के योग को सकल कुल आय कहते हैं। ठीक। परिभाषा सिर्फ इतनी है, प्रत्येक शीर्षक से होने वाली कर योग्य आय के योग को
शकल कुल आय कहते हैं। ठीक, लेकिन ये हम निकालेंगे कैसे, आइए समझाते हैं आपको। प्रत्येक शीर्षक से होने वाली कर योग्य आय के योग को शकल कुल आय कहते हैं। तो आपने पहले जाना है वेतन, तो वेतन शीर्षक की कर योग्य आय, तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से कर योग्य आय आ गई। फिर हम निकालेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस आर प्रोफेशन, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस आर प्रोफेशन, बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशन, प्रोफेशन। फिर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। फिर एट द एंड टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक, तो आपने परिभाषा जब बनाया, ध्यान देना बच्चों, ग्रॉस टोटल इनकम, आपने इनकम टैक्स में जब ग्रॉस टोटल इनकम की परिभाषा बनाया तो परिभाषा में क्या निकल के आया, प्रत्येक शीर्षक से होने वाली, तो प्रत्येक शीर्षक कौन थे, यही 5, प्रत्येक शीर्षक से होने वाली कर योग्य आय के योग को शकल कुल आय कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये इतना अगर होता तो बहुत आसान होता, ये इतना नहीं है। ये पूरे 6 पाठ आपके सामने आ गए। कितने पाठ, 6 पाठ। कैसे, अब किसी भी व्यक्ति के लिए अगर हमें ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है तो कैसे, सबसे पहले उसकी हम वेतन से आय निकालेंगे। तो वेतन से आय में हो सकता है कुछ ऐसी आय हो जो कर योग्य हो सकता है कुछ ऐसी आय हो जो कर मुक्त हो। तो यहाँ वही इतनी आय लिखी जाएगी जो कर योग्य होगी। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान देना, पहले हम वेतन शीर्षक की सभी कर योग्य आय निकालेंगे। अभी ये बातें सिर्फ बता सकता हूँ, मजबूरी ये है बच्चों, जब वेतन पाठ पढ़ा रहा होऊंगा तब आप डिटेल पढ़ेंगे। ये सबसे बाद का लेसन है 21 पाठ का, लेकिन चूंकि शुरुआत में ये दिया है तो हमें पढ़ना होगा, तभी हम इनकम टैक्स पे जानेंगे। आज केवल वो शब्द बताना है, ये तो पूरा एक लेसन है बच्चों, ग्रॉस टोटल इनकम। मैं चाहता तो मैं इस लेसन को छोड़ सकता था कि आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आप जानिए समझिए तब आगे आप बढ़ेंगे। तो किसी भी व्यक्ति के लिए आप कैसे वैल्यूएट करिएगा, प्रत्येक शीर्षक से होने वाली कर योग्य आय के योग को शकल कुल आय कहेंगे। हम यहाँ आ गए वेतन पे, तो पहले हम वेतन शीर्षक की जितनी कर योग्य आय होंगी वो निकालेंगे। फिर वेतन शीर्षक की छूट दी जाती हैं वो घटाएंगे। जब वेतन शीर्षक की छूट घटा दिया तो सही मायनों में वेतन शीर्षक की कर योग्य आय आएगी, वो यहाँ लिखी जाएगी। मतलब सभी कर योग्य आय उस शीर्षक की छूट घटा देने के बाद। फिर हम मकान संपत्ति की जितनी कर योग्य आय होगी वो निकालेंगे। फिर मकान की जितनी छूट होगी वो घटा देंगे। वेतन की छूट धारा 16 में दी जाती है और मकान की छूट धारा 24 में दी जाती है, ठीक। फिर हम व्यापार अथवा पेशा शीर्षक की जितनी कर योग्य आय होंगी वो निकालेंगे। फिर उसकी जितनी छूट होती है धारा 30 से 37 सब घटाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम आएंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। पहले हम कैपिटल गेन का जितना टैक्सेबल होगा वो निकालेंगे, उसमें से उस कैपिटल गेन शीर्षक की छूट घटा देंगे, धारा 54, ठीक। फिर हम आएंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज से जितनी भी कर योग्य आय होंगी वो जोड़ देंगे, फिर उनकी कटौती घटा देंगे। जब सारी कटौती हम घटा चुके होंगे तब हमें उस शीर्षक की कर योग्य आय आएंगी। तो परिभाषा क्या बनी थी, प्रत्येक शीर्षक, तुरंत ब्रैकेट में हम लिखेंगे वेतन, मकान, व्यवसाय अथवा पेशा, पूंजी लाभ और अन्य साधनों से आय। प्रत्येक शीर्षक से होने वाली कर योग्य आय के योग को शकल कुल आय कहते हैं। तो प्रत्येक शीर्षक की जितनी कर योग्य आय हुई
सबको जोड़ दिया, सकल कुल आय कहलाएगी। मतलब ये 5 पाठ के नियम, जब इन 5 पाठ को हम पढ़ चुके होंगे, 5 को अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम कहलाएगी। ध्यान देना, किसी भी व्यक्ति के पास ये एक शीर्षक के तौर पर होता है, ये अलग शीर्षक, ये अलग शीर्षक, ये अलग शीर्षक, ये अलग शीर्षक, और हो सकता है किसी व्यक्ति के पास 5 शीर्षक हों। अगर उसके पास 5 शीर्षक हैं तो वो 5 से कमाएगा। तो अगर हमें किसी व्यक्ति की आय निकालनी है तो सकल कुल आय निकालनी होगी, तो सभी शीर्षकों की आय जोड़नी होगी। तो परिभाषा यही बनेगी, प्रत्येक शीर्षक से होने वाली कर योग्य आय के योग को सकल कुल आय कहते हैं। इनकम टैक्स के लिए आधारशिला तो यही है, लेकिन ये वो इमारत नहीं है जिसमें आयकर आके रहेगा। मतलब ये कि इस पे इनकम टैक्स नहीं लगता। ठीक, बिना सकल कुल आय निकाले हम टोटल इनकम पे जा नहीं सकते, और टोटल इनकम पर ही इनकम टैक्स लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम टोटल इनकम की डेफिनेशन जानते हैं। तो टोटल इनकम क्या आएगा? पहले ग्रॉस टोटल इनकम। जब भी आपसे कोई टोटल इनकम पूछे तो बिना ग्रॉस टोटल इनकम बताए आप टोटल इनकम बता ही नहीं सकते। तो ग्रॉस टोटल इनकम आपने जान लिया, प्रत्येक शीर्षक से होने वाली कर योग्य आय के योग को सकल कुल आय कहते हैं। फिर आपने ये जाना, धारा 80C से 80U तक की छूट घटा देने के बाद, कैसे? ऐसे आप बताइए, सकल कुल आय में से, ग्रॉस टोटल इनकम में से धारा 80C से 80U तक की छूट घटा देने के बाद, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, धारा 80C से 80U तक की छूट घटा देने के बाद जो शेष बचेगा उसे ही टोटल इनकम कहते हैं। ठीक, धारा 80C से 80U तक की छूट घटा देने के बाद जो शेष बचेगा उसे ही कुल आय कहते हैं। कंफर्म? इतना समझ में आया? फिर से जान लीजिए बच्चों, फिर से जान लीजिए परिभाषा क्या बनी और सेक्शन क्या है। धारा 2 की उपधारा 45, सेक्शन 2 की सब सेक्शन 45 में टोटल इनकम बताया है, और टोटल इनकम को ही शुद्ध कर योग्य आय कहते हैं, नेट टैक्सेबल इनकम, और इसी पे इनकम टैक्स चार्ज होता है। ठीक, तो जो परिभाषा में कहा गया था किसी व्यक्ति द्वारा गत वर्ष में अर्जित या प्राप्त शुद्ध कर योग्य आय पर इनकम टैक्स लगता है, वो यही है। ठीक, तो पूरा क्या बना नियम कि प्रत्येक शीर्षक से होने वाली कर योग्य आय के योग को सकल कुल आय कहते हैं, और सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U तक की छूट घटा देने के बाद जो शेष निकल के आता है उसे कुल आय कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात बनी होगी बच्चों की छूट 2 बार कैसे? अभी तक हमने केवल शीर्षक की छूट घटाई थी। हमने प्रत्येक शीर्षक की कर योग्य आय निकालते समय हमने उस शीर्षक पे दी जाने वाली छूट घटा दिया था, हमने उस व्यक्ति के लिए छूट नहीं दी थी। तो ये शीर्षक की आय निकालते समय शीर्षक की छूट दे दी गई। अब जब हम व्यक्ति की आय निकालेंगे तो उस व्यक्ति के लिए कुछ संभावित छूट होंगी, वो दी जाएंगी। जैसे अगर मेरा सेवाकांत अपनी पत्नी का बीमा कराए, ठीक, अगर मेरा सेवाकांत अपनी पत्नी का बीमा कराए तो क्या करा सकता है? क्या अपने बच्चे का बीमा कराए तो करा सकता है क्या? बिल्कुल। तो अगर कोई व्यक्ति अपना या अपने जीवन साथी का अगर बीमा कराता है तो उसका प्रीमियम भी देगा। तो अगर प्रीमियम देगा तो उस प्रीमियम की उसे छूट मिलनी चाहिए, और 1 लाख रुपए की छूट मिलेगी, 1.5 लाख कर दी गई है। मतलब कहने का ये कि हम किसी भी व्यक्ति का जीवन बीमा कराकर छूट पा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारे परिवार का हिस्सा हो। और इनकम टैक्स तो परिवार की भी परिभाषा बताता है कि परिवार किसे कहते हैं। हाँ जी, ये हमें बताएंगे कि परिवार होता क्या है। ठीक, आगे आते हैं, वो सीख जाइएगा आप, मिलेगा, हम बताएंगे आपको इनकम टैक्स परिवार में किसको रखता है। ठीक है, तो प्रत्येक शीर्षक से होने वाली कर योग्य आय के योग को सकल कुल आय कहेंगे, और सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U की छूट घटा देंगे तो जो शेष बचेगा उसे ही क्या कहा जाएगा? कुल आय कहा जाएगा, टोटल इनकम कहा जाएगा। इस वर्ष के लिए 2 स्लैब बनाए गए हैं, मैं इसको पीछे पढ़ा चुका हूँ, 6वें वीडियो में आपको बताया था।
तो जब मैंने ये कहा था कि इस वर्ष के लिए 2 स्लैब बनाए गए हैं और हम चाहे तो पहला स्लैब चुने चाहे तो दूसरा, मतलब चाहे तो पुराना स्लैब चुन लें चाहे तो नया। दोनों में अंतर ये है कि अगर हम पुराना स्लैब चुनते हैं तो हमें छूट ज़्यादा मिलती हैं धारा 80C से 80U की, और अगर हम नया स्लैब चुनते हैं तो हमें छूट कम मिलेंगी या लगभग नहीं मिलेंगी, हमें आयकर की दर कम पड़ेगी। लेकिन नुकसान होगा, पुराने कर स्लैब पे आपको टैक्स कम लगता है और नए टैक्स स्लैब पे आपको टैक्स ज़्यादा लगता है, इसलिए पुराना टैक्स स्लैब बेहतर है। जैसे मैं दिग्विजय सिंह एक 100% विकलांग व्यक्ति हूँ तो 80D के तहत मुझे 1.5 लाख की छूट मिलेगी। अगर मैं पुराना टैक्स स्लैब चुनता हूँ तो मतलब अगर मैं 10 लाख रुपए कमाता हूँ तो 8,50,000 रुपये पर ही टैक्स दूंगा, ठीक, 10 लाख पे मुझे टैक्स नहीं देना होगा। तो ये आप जानते रहिए। तो यो 80C से 80U तक की छूट आएंगी, वो हम सिखाएंगे धीरे धीरे। मतलब ये धारा 80C से लेकर 80U तक आपको दी गई है। तो पूरी परिभाषा क्या बनी? प्रत्येक शीर्षक से होने वाली कर योग्य आय के योग को सकल कुल आय कहते हैं, और सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U तक की छूट घटा दिया तो उसे कुल आय कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम? सकल कुल आय और कुल आय में अंतर क्या है? पहला और सबसे बड़ा अंतर तो आप इसकी डेफिनेशन का ही देंगे कि प्रत्येक शीर्षक से होने वाली कर योग्य आय के योग को सकल कुल आय कहते हैं, ठीक है। ऑल टैक्सेबल इनकम ऑफ द ऑल हेड, जब उनका ग्रैंड टोटल कर दिया तो वही ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। फिर आप टोटल इनकम की डेफिनेशन बताइएगा तो कहिएगा धारा सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U तक की छूट घटा दिया तो टोटल इनकम आ गई। तो पहला अंतर, आप जब अंतर बनाते हो तो कैसे बनाते हो? 2 तरफ आप दिखाते हो, एक तरफ आप दिखा दीजिए सकल कुल आय, एक तरफ दिखा दीजिए कुल आय, और इधर दिखा दीजिए अंतर का आधार। तो पहला अंतर का आधार होगा अर्थ का। तो अर्थ में पहला अंतर जैसे ऐसा, मैं कुछ ये समझाना चाह रहा, आप इधर दिखाइए कुल आय टोटल इनकम, इधर दिखाइए ग्रॉस टोटल इनकम, और इधर दिखाइए बेस, किस बेस पे आप बांट रहे हो। तो पहला अंतर क्या था? अर्थ का। अर्थ पे क्या था कि प्रत्येक शीर्षक से होने वाली कर योग्य आय के योग को सकल कुल आय कहते हैं, और सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U तक की छूट घटा दिया उसे कुल आय कहते हैं। दूसरा, सकल कुल आय हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी कुल आय के। कैसे? अगर सकल कुल आय है और आपको एक भी छूट ना दी गई तो आपके कुल आय बराबर हो जाएंगी, दोनों बराबर हो जाएंगी। मान लीजिए आपको कोई छूट नहीं मिलती तो सकल कुल आय और कुल आय दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। और मान लीजिए आपको छूट मिली तो सकल कुल आय बढ़ जाएगी, कुल आय छोटी हो जाएगी। तो मैंने ये कहा सकल कुल आय बराबर होगी या बड़ी होगी, किससे? कुल आय से। लेकिन कुल आय पर उल्टा नियम लगा दीजिए। अब कुल आय क्या होगी? या तो बराबर होगी और या तो छोटी होगी कुल आय से और सकल कुल आय से। दोनों में अंतर क्या हुआ? ध्यान देना बच्चों, सकल कुल आय बराबर होगी या बड़ी होगी कुल आय से, कुल आय बराबर होगी या छोटी होगी सकल कुल आय से। तीसरा अंतर, सकल कुल आय पे आयकर नहीं लगता, कभी भी नहीं लगेगा। इनकम टैक्स कैलकुलेशन जो होगा वो सकल कुल आय पर नहीं होगा, कुल आय पे आयकर लगता है। सकल कुल आय पे आयकर नहीं लगता, कुल आय पे आयकर लगता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। फिर चौथा अंतर क्या है बच्चों? सकल कुल आय को राउंड ऑफ नहीं करते, कुल आय को राउंड ऑफ किया जाता है। 10 के निकटतम गुणक तक हम पूर्णांकित करते हैं, मतलब राउंड ऑफ इन द मल्टीपल ऑफ 10। कुल आय को 10 के निकटतम गुणक तक राउंड ऑफ करते हैं। जैसे अगर शिवा 8,75,848 रुपये कमाता है तो शिवा 8,75,850 रुपये पे टैक्स देगा। मतलब हम टैक्स का कैलकुलेशन करते समय वो संख्या रखेंगे जो अंत में 10 से कट जाए। ठीक, अंत में 10 से कट जाए। अगर यहीं पे शिवा के 844 रुपये होते तो हम 840 कर देते हैं। तो राउंड ऑफ करने का मतलब क्या है? जब अंतिम इकाई 5 या उससे ज़्यादा हो तो उसके पहले वाली इकाई एक दहाई बढ़ जाती है
और अगर 5 से कम हो तो हम उसको 0 कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मतलब अंत में हम वो संख्या रखेंगे जो कि 10 से कट जाए। ठीक, ध्यान देना बच्चों, मैंने कितने अंतर बता दिए? 4। पहला अंतर अर्थ का, कौन कौन सा? प्रत्येक शीर्षक से होने वाली करयोग्य आय के योग को शकल कुल आय कहते हैं। उधर सकल कुल आय में से धारा 80 से 80 की छूट घटा दिया तो कुल आय कहेंगे। सकल कुल आय हमेशा बराबर होगी या बड़ी होगी कुल आय से। कुल आय बराबर होगी या छोटी होगी सकल कुल आय से। सकल कुल आय पे आयकर नहीं लगता, कुल आय पे आयकर लगता है। सकल कुल आय को राउंड ऑफ नहीं करते, जब इनकम टैक्स नहीं लगाते तो हमें राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। और इनकम टैक्स की दर हमारे यहाँ कैसी है? 10%, 20%, 30%। तो इसलिए इनकम टैक्स निकालने के पहले ही हम इसको क्या कर लेते हैं? राउंड ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि वो दशमलव में ना आए। ठीक, तो राउंड ऑफ कर लेंगे। कुल आय को 10 के निकटतम गुणक तक राउंड ऑफ किया जाता है। ठीक, अंतिम अंतर, सकल कुल आय में कृषि आय को शामिल नहीं किया जाता। सकल कुल आय में कृषि आय को शामिल नहीं किया जाता और कुल आय में कृषि आय को शामिल किया जाता है। कैसे? अब इस बात को बहुत ब्रीफली जानने के लिए बच्चों आपको अगला लेसन पढ़ना होगा। कृषि आय वो कहाँ मिलेगा आपको? दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर। उसको पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए और हाँ, पेड क्लास लीजिए। लेकिन हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, सकल कुल आय में कृषि आय को शामिल नहीं किया जाता और कुल आय में कृषि आय को शामिल किया जाता है तब यदि हमारी कुल आय करमुक्त सीमा से ज़्यादा हो। हमारी कुल आय करमुक्त सीमा से ज़्यादा हो और कृषि आय भी 5,000 रुपये से ज़्यादा हो तो सकल कुल आय में हम कृषि आय को कुल आय में हम कृषि आय को जोड़ कर निकालेंगे। कुल आय में कृषि आय को जोड़ कर निकालेंगे और बाद में कृषि आय पर जितना कर निकलता है उसको घटा देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का ये नियम है कि कृषि आय करमुक्त है, उस पर कर नहीं लगता। लेकिन ये आपका दोस्त दिग्विजय आपको बताएगा कि ये आँखों में धूल झोंकने के नियम बनाए गए हैं बच्चों। इनकम टैक्स का ऐसा विधान है कि सरकार कहती है कृषि आय पे कर नहीं लगता। मैं लाइव प्रूफ आपको दूंगा कि कृषि आय पर भी सरकार हमसे कर वसूलती है। ठीक, वो आप जानने के लिए जुड़े रहिएगा, ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो अंतिम अंतर क्या है? सकल कुल आय में कृषि आय को शामिल नहीं किया जाता और कुल आय में कृषि आय को शामिल किया जाता है तब यदि कुल आय करमुक्त सीमा से ज़्यादा हो और कृषि आय 5,000 रुपये से ज़्यादा हो, तब कुल आय में कृषि आय को जोड़कर कर का निर्धारण होगा, जिसे एग्रीगेट इनकम कहेंगे। लेकिन ध्यान देना, दोनों शर्त पूरी होना चाहिए कि कुल आय करमुक्त सीमा से ज़्यादा हो। अब करमुक्त सीमा क्या है? एक सामान्य व्यक्ति के लिए जिसकी उम्र 60 साल से कम है 2,50,000, एक वरिष्ठ नागरिक के लिए जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा 80 साल से कम है 3 लाख और एक अति वरिष्ठ नागरिक के लिए जिसकी उम्र 80 साल से अधिक है 5 लाख में अगर कृषि आय भी 5,000 से ज़्यादा हुई तब दोनों जुड़ेगा, नहीं तो नहीं। अगर कोई मान लो कृषि आय 5 लाख हो लेकिन सकल कुल आय या कुल आय करमुक्त सीमा से कम हो तब नहीं जुड़ेगा। दोनों ही शर्तें की पूरी होना आवश्यक है। कुल आय करमुक्त सीमा से ज़्यादा हो और कृषि आय 5,000 रुपये से ज़्यादा हो तो जोड़ देंगे। तो ये तो था सकल कुल आय और कुल आय में अंतर। प्यारे बच्चों, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा और अगर आप नए जुड़े हैं तो ऐसे ही रेगुलर वीडियोस आपको मिलें उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए। और आप जानते हैं ना कि हम कॉमर्स के हैं, हर एक चीज़ पब्लिक कर पाना संभव नहीं है, इसलिए आप हमसे पेड क्लास लेना सुनिश्चित करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984358237 पर व्हाट्सएप करिए और पेड क्लास की आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।